नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। सियासत की बिसात पर जब मोहरे शह और मात का खेल खेलते हैं तो कुछ किरदार इतिहास की सुर्खियों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं देश की उन 5 ताकतवर और रसूखदार महिलाओं की जिन्होंने देश के सबसे शक्तिशाली राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि उनके विजय रथ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक दौर था इन महिलाओं की एक आवाज पर हर जगह सुनाई देती थी। अदालती याचिकाएं, तीखे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े आंदोलन और विदेशी फंडिंग की ताकत, इनके तरकश में हर वो तीर था जो सत्ता को हिला सके। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिस एजेंडे के दम पर इन्होंने सीधे देश के पीएम मोदी को चुनौती दी थी, आज वो एजेंडा तो बेअसर हुआ है। साथ ही इन दिग्गज एक्टिविस्ट का अपना करियर और वजूद भी गर्त में चला गया। कोई कानूनी शिकंजे में फंसा, किसी की विदेशी फंडिंग बंद हुई तो कोई सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट का चेहरा बनकर रह गया। आखिर क्या थी इन 5 महिलाओं की वो कहानी? क्यों और कैसे इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ खोला था मोर्चा, और ऐसा क्या हुआ कि आज ये खुद गुमनामी और कानूनी लड़ाइयों के अंधेरे में खो चुकी हैं? कौन कौन है ये महिलाएं, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात तीस्ता सितलवाड़ की। तीस्ता सितलवाड़ एक फेमस पत्रकार और मानव अधिकार कार्यकर्ता है। वो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस CJP नामक गैर सरकारी संगठन NGO की संस्थापक हैं, सह संस्थापक हैं। उनका काम मानव अधिकारों की रक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करना रहा है। तीस्ता सितलवाड़ और नरेंद्र मोदी के बीच का टकराव 2002 के गुजरात दंगों के बाद शुरू हुआ। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कब और कैसे मोर्चा खोला ये भी आपको बता दें। तीस्ता ने दंगों के पीड़ितों, विशेषकर गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च अधिकारियों को दंगे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने की मांग करते हुए अदालतों का रुख किया। तीस्ता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात दंगों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने तीखे बयानों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और अदालती याचिकाओं के जरिए मोदी सरकार की प्रशासनिक विफलता और कथित संलिप्तता पर लगातार प्रहार किए हैं। तीस्ता सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं रही, लेकिन उनकी विचारधारा को वामपंथी और कांग्रेस समर्थित माना जाता रहा है। विपक्ष ने उनके आंदोलनों और कानूनी लड़ाइयों को समय समय पर नैतिक और राजनीतिक समर्थन दिया। गिरावट या झटका उन्हें कब लगा? जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने वाली SIT की रिपोर्ट को बरकरार रखा। अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ लोगों ने महानिदेशक की तरह काम करते हुए दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामले को सनसनीखेज बनाए रखा। कानूनी कार्रवाई इस फैसले के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता सितलवाड़ पर सबूतों को गढ़ने, जालसाजी करने और साजिश रचने के आरोपों में मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनका NGO और वो खुद कई गंभीर कानूनी जांच जैसे कि FCRA उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के दायरे में। राष्ट्रीय विमर्श में उनका जो प्रभाव 2004 से 14 के बीच था, उसमें भारी गिरावट आई। उनका अधिकांश ज्यादातर समय कानूनी बचाव में बीत रहा है और यही अब तीस्ता सितलवाड़ की कहानी रह गई है। अब बात मधु किश्वर। मधु किश्वर एक जानी मानी शिक्षाविद लेखिका है और नारीवादी कार्यकर्ता है। उन्होंने मानुषी नामक एक प्रतिष्ठित महिला पत्रिका और संगठन की स्थापना की थी। वो दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS में प्रोफेसर रह चुकी। शुरुआती मोर्चा उन्होंने भी 2002 के गुजरात दंगों के बाद मधु किश्वर ने मोदी के खिलाफ खोला था, यानी कि नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचकों में से एक वो थी। उन्होंने मानव अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना की थी। यूटर्न कब लिया? फिर उन्होंने बीच में यूटर्न लिया है 2013 से 14 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मधु किश्वर के रुख में बड़ा बदलाव आया। पहले तो वो कट्टर आलोचक थी उनकी, लेकिन धीरे धीरे समर्थन में आ गई। जी हाँ, उन्होंने गुजरात का दौरा किया और मोदी मुस्लिम एंड मीडिया नामक एक किताब लिखी।
जिसमें उन्होंने मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट और उनके विकास मॉडल की सराहना की। लेकिन जब फिर भी कुछ नहीं मिला तो फिर से आरोपों की बौछार शुरू कर दी, यानी कि उनकी कहानी थोड़ी डागमडोल तरीके की है। राज्यसभा जाने का सपना देख रही थी जो मिट्टी में मिल गया। इसके बाद से उनका गिरावट शुरू हो गया। हालांकि वो मोदी के खिलाफ मोर्चे से हटकर उनके समर्थन में आ गई थी, लेकिन उनके करियर को ऐसा झटका लगा कि अपने बयानों और सोशल मीडिया पर साझा की कुछ गलत जानकारियां यानी कि फेक न्यूज के कारण उनका जो करियर है वो गर्त में चला गया। इसके कारण उन्हें कई कानूनी नोटिस मिले, मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ा। वामपंथी और लिबरल बौद्धिक जगत ने उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, जिससे एक अकादमिक विद्वान के रूप में उनकी साख प्रभावित हुई। उनका करियर पूरी तरीके से गर्त में चला गया। अभी वर्तमान में मुख्य धारा के विमर्श से काफी हद तक दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बार एक्टिव दिखाई पड़ती हैं। अब बात अरुणा राय। अरुणा राय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना की। वो भारत में सूचना का अधिकार, RTI कानून और मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करवाने वाली मुख्य सूत्रधारों में से एक रही हैं। यूपीए सरकार के दौरान वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NSC की सदस्य भी थी। कब और कैसे उन्होंने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, आपको बताते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अरुणा राय और उनके संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार RTI कानून को कमजोर कर रही है, मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवाज को दबा रही है। उनकी एक्टिवनेस, उन्होंने राइट टू वर्क और राइट टू इंफॉर्मेशन के मंचों से दिल्ली और राजस्थान में बड़े विरोध प्रदर्शन किए। मोदी सरकार के केंद्रीयकरण के रवैये के खिलाफ पर्चे और किताबें लिखी। अरुणा राय ने हमेशा खुद को किसी दल की राजनीति से दूर रखा। वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में विश्वास रखती हैं। हालांकि यूपीए सरकार के समय नीतियों के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण दक्षिणपंथी खेमा उन्हें कांग्रेस समर्थित मानता है। क्या करियर गर्त में गया इनका भी, ये भी आपको बता देते हैं। अरुणा राय के मामले में ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि उनका करियर गर्त में चला गया है, क्योंकि वो एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन उनके खिलाफ भी कई मोर्चे खुले हुए हैं। हालांकि ये सच है कि 2014 के बाद नीति निर्माण में उनकी जो दखल और ताकत यानी कि NSC सदस्य के रूप में थी, वो पूरी तरह समाप्त हो गई। मोदी सरकार ने NGO और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के प्रति कड़ा रुख अपनाया, जिससे अरुणा राय जैसी कार्यकर्ता का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर ना के बराबर हो गया। वो अब भी राजस्थान के कुछ इलाकों में एक्टिव हैं, यानी कि करियर पे असर पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं एक्टिव अभी भी वो हैं। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया और विमर्श में उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा, वो तो पूरी तरह गर्त में जा चुका है। अब बात शबनम हाशमी की। शबनम हाशमी एक सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वो प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी की बहन है। उन्होंने 2003 में अनहद एक्ट नाउ फॉर हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी नामक संगठन की स्थापना की, जो सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकारों के लिए काम करता है। शबनम हाशमी 2002 के बाद से ही गुजरात और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की सबसे आक्रामक आलोचकों में से एक रही है। कब और कैसे उन्होंने मोर्चा खोला? उन्होंने भी गुजरात दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास, उनके कानूनी अधिकारों, राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर काम किया। 2014 में मोदी के PM बनने के बाद उन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता और लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोला था, पुरस्कार वापस किया। आपको ये कहानी भी बता दें, 2017 में देश में गौवंश के नाम पर हो रही हिंसा के विरोध में उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार पुरस्कार सरकार को वापस कर दिया था, जिसने काफी सुर्खियां उस दौरान बटोरी थी। शबनम हाशमी वैचारिक रूप से वामपंथी दलों और खासकर कांग्रेस के बेहद करीब रही है। चुनाव के दौरान वो अक्सर भाजपा और मोदी को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होने की अपील करती नजर आती थी। उनको भी बड़ा झटका लगा। कब लगा, आपको वो भी बता दें। मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद शबनम हाशमी के संगठन अनहद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। 2016 में सरकार ने अनहद के FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया, जिससे संगठन को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पूरी तरह बंद हो गई। सरकार का आरोप था कि ये संगठन देश हित के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। फंडिंग रुकने, कानूनी शिकंजा कसने के कारण उनके संगठन की गतिविधियां बेहद सीमित हो गई और उनका करियर भी गर्त में चला गया। अब बात तृप्ति देसाई की।
तृप्ति देसाई एक सामाजिक कार्यकर्ता और भूमाता ब्रिगेड नामक संगठन की संस्थापक है। वो मुख्य रूप से लैंगिक समानता और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के अधिकारों को लेकर चर्चा में आई। तृप्ति देसाई का मोर्चा मुख्य रूप से धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ था, लेकिन इसके राजनीतिक तार सीधे तौर पर भाजपा और मोदी सरकार की विचारधारा से जुड़ गए। कब और कैसे मोर्चा खोला? उन्होंने महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर और साथ ही साथ हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के लिए सफल आंदोलन चलाए। इसके बाद उन्होंने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए मोर्चा खोला। टकराव कब हुआ? सबरीमाला मुद्दे पर भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों का रुख पारंपरिक मान्यताओं के पक्ष में था। तृप्ति देसाई जब केरल पहुंची तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने और रूढ़िवादी राजनीति को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर तंज कसा और कहा कि वो खोखला है। शुरुआत में वो एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में उभरी थी, लेकिन 21 में यानी कि 2021 में उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले वो कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी के संपर्क में भी रही। गिरावट का कारण क्या था? तृप्ति देसाई ने जिस जोश के साथ धार्मिक स्थलों में प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था, उसे मीडिया में भारी कवरेज मिली, लेकिन सबरीमाला आंदोलन के बाद उनका ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। उनका आंदोलन सामाजिक सुधार से ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट में तब्दील हो गया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी पहचान एक स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता की जगह एक राजनीतिक नेता की बन गई, लेकिन वो राजनीति में भी कोई बड़ी चुनावी सफलता या प्रभाव हासिल नहीं कर पाई। आज वो मुख्यधारा की राजनीति और सामाजिक विमर्श दोनों से काफी दूर हो चुकी है और उनका करियर भी गर्त में चला गया है। अगर इन पांचों महिलाओं के करियर और आंदोलनों का बात करें, देखा जाए तो ये साफ होता है कि पीएम मोदी के खिलाफ उनके मोर्चे और उसके बाद उनके प्रभाव में आई गिरावट के पीछे कुछ बड़े कारण जिम्मेदार रहे। संस्थागत और कानूनी शिकंजा, पिस्ता से तलवार शबनम हाशमी जैसे कार्यकर्ता को मोदी सरकार के दौरान एफसीआरए नियमों के उल्लंघन और वित्तीय जांच का सामना करना पड़ा। विदेशी फंडिंग बंद होने, अदालती मामलों के कारण उनके संगठनों की रीढ़ पूरी तरह से टूट गई और कुछ ऐसे इन एक्टिविस्ट महिलाओं ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा तो खोला, लेकिन अब धीरे धीरे जिस एजेंडे के साथ इन्होंने मोर्चा खोला था, अब उनका एजेंडा भी गर्त में चला गया और ये महिलाएं भी। आपकी इन महिलाओं को लेकर, इनके तेवरों को लेकर क्या राय है, इनके करियर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।